हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमोस्कायर एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स। गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमोस्कायर एंड सिन्हा ट्यूटोरियल्स पे। गाइस, मी जेपी सिन्हा आज एक बार फिर आपके लिए क्लास 8 का फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूँ। ओके गाइज, तो आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर का पार्ट 2 स्टडी करेंगे एंड इस पार्ट में गाइज हम लोग डिटेल्स करने वाले हैं कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ द फोर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फोर्स एंड व्हाट आर देयर डेफिनेशंस। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर फोर्स का टाइप्स एंड फोर्स के डेफिनेशंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके गाइज, so I have explained you the force can be categorized simply in the two types on the basis of its comparability या comparativity के बेसिस पे बाबू हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड किए थे एंड वो दो पार्ट कौन कौन से थे आप अच्छे तरह से आपको याद होगा। जो फर्स्ट पार्ट था इसका दैट इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स? बैलेंस्ड फोर्स। एंड जो सेकेंड वन था गाइज उसको कहते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स। ओके, तो ये दो तरह के फोर्सेस थे हमारे सामने आया हुआ। इसको हम लास्ट वीडियो में आपको बताए थे। अगर आप लास्ट वीडियो नहीं देखे होंगे तो मैं जो है लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से देख लेना या फिर बाबू चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख लेना। ओके, तो हम लोग अभी यहाँ आज इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वी नीड टू डिफाइन अबाउट द बैलेंस्ड फोर्स। So what is balanced force? If we going to define it, we can say that the force which are comparatively equal are called balanced force। बैलेंस्ड फोर्स। ओके गाइस, ये हम लोग बोल सकते हैं। जैसे बैलेंस फोर्स क्लास 8 तक के लिए जब भी हम लोग समझते हैं तो सिंपली ये समझते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है एंड इस ऑब्जेक्ट पे दो डायरेक्शन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक इधर के डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है F1 और एक इधर के डायरेक्शन से फोर्स लग रहा है F2। और अगर इस केस में जो दोनों फोर्स है, दोनों कंपैरेटिवली फोर्स है वो इक्वल हो जाए मतलब F1 इक्वल टू F2 हो जाए, तब हम लोग इसको क्या कहेंगे गाइस? बैलेंस फोर्स का कंडीशन इसको कहा जाएगा। यही बैलेंस फोर्स के बारे में डेफिनेशन होता है। बट स्टूडेंट, फॉर फर्दर क्लास, जब आगे के क्लासेस में जब आप ये बढ़ोगे तो बैलेंस फोर्स सिर्फ इतना ही नहीं होता है। बैलेंस फोर्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे उस समय? तो बैलेंस फोर्स को डिफाइन हम लोग इस तरह से करेंगे, द टोटल ऑफ द forces is equal to 0. That means the resultant force is 0. Then it is called balanced force. Okay guys, ऐसे डिफाइन होगा। ये आपको एक्चुअल डेफिनेशन देगा, ऊपर वाला नहीं, क्योंकि बैलेंस फोर्स कंपेयर करने के समय ये जरूरी नहीं होता है कि हम लोग सिर्फ दो ही फोर्स लें। सपोज करो बाबू, अब इसी क्वेश्चन में जैसा कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिया, इसी में अगर ऐसा कुछ हो रहा हो कि इधर से तीन लोग पुश कर रहे हैं, 2-3 लोग हैं जो मिलकर के इसको पुश कर रहे हैं और इधर से एक अकेला पर्सन पुश कर रहा है, तो क्या यहाँ दो ही फोर्स हुआ? यहाँ तो 3 फोर्सेज हो गए। 2 फोर्स इधर से हो गया बॉडी पे अप्लाई किया हुआ, एक F1 मान लो, एक F2 मान लो, एंड एक फोर्स इधर से हो गया बाबू F3, जिसको आप कह सकते हो। तो मैंने अब जो नया डेफिनेशन दिया है उसको समझो, इससे कैसे इसका डेफिनेशन मिलता है। तो यहाँ कहा गया था टोटल ऑफ द फोर्सेज, सारे फोर्सेज का टोटल। तो सारे फोर्सेज का टोटल मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3, इन सारे का सम कितना हो जाए? 0 हो जाए। ओके,
यानी रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाए, तो रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होना यही कहलाएगा। टोटल फोर्स का सम जो होता है बाबू वो रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। तो रिजल्टेंट फोर्स यहाँ पे आप जब निकालोगे तो रिजल्टेंट फोर्स भी आप देख रहे हो कि ये जीरो हो रहा है। रिजल्टेंट फोर्स को F के नीचे R सिंबल देकर के भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो F R इक्वल टू जीरो आ रहा है। तो जीरो आ रहा है, इससे ये प्रूफ होता है कि ये कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स है गाइस। कैसा फोर्स है, बैलेंस्ड फोर्स। अब देखो आप समझ नहीं पा रहे होगे कि सर ये कैसे टोटल सम जीरो कैसे आया। तो देखो टोटल सम जीरो मैं इस वाले एग्जांपल से लेकर के तुमको समझाता हूं, तब बैलेंस फोर्स में मैं आता हूं गाइस। ओके, तो आप पहला वाला कंडीशन देखो, तब फिर मैं ये सेकंड सिचुएशन बताऊंगा। ये हमारे सेकंड सिचुएशन है। जो फर्स्ट सिचुएशन ऊपर लिए थे उसको एक बार फिर से समझो बाबू। ओके, तो अगर मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चला जाए, तो मेरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उसमें भी टोटल फोर्स का सम जो होना चाहिए था, यानी कि F1 प्लस F2 जो होना चाहिए था वो जीरो होना चाहिए था। ओके गाइस, तो मैंने जीरो के इक्वल लिखा। अब देखो अगर एक भी फोर्स को मैं उधर रोटेट करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं, तो ये F2 उधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस F2 हो जाएगा गाइस। तो F1 इक्वल टू माइनस F2 आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो नेगेटिव साइन ओनली डिनोट करता है अपोजिट डायरेक्शन को। किसको डिनोट करता है बाबू, अपोजिट डायरेक्शन को। तो अगर हम इस नेगेटिव साइन को मैग्नीट्यूड लेकर के हटा दें, तो F1 का मैग्नीट्यूड माइनस इधर F2 का मैग्नीट्यूड होगा, एंड मैग्नीट्यूड के बाद अगर सिंबल हट जाता है नेगेटिव का, तो ये बन जाएगा F1 इक्वल्स टू F2, जो कि वहां पर भी यही मेंशन किया हुआ था। तो अब आ रहा है गाइस समझ में कि ये कैसे आया। उसी तरह यहाँ पे भी क्या हुआ होगा एक्चुअल में, अगर हम इसका सम जीरो लिख रहे हैं तो इसका सम जीरो कैसे आया होगा। देखो F1 प्लस F2 एक डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई हो रहा है बाबू, एंड F3 दूसरे डायरेक्शन से हो रहा है, तो इसकी वजह से ये माइनस में आया होगा। F3 माइनस में आया होगा। तो अब अगर ये तीनों ऐसे रहेगा, दो को प्लस में एक माइनस में, जो ग्रेटर फोर्स है, तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, आएगा ये जीरो ऑफ कोर्स। तो इस तरह से हम लोग कंपैरेटिवली निकालते हैं कि टोटल रिजल्टेंट फोर्स हमें क्या मिलना चाहिए, जीरो मिलना चाहिए। देन दैट विल बी नोन एज रिजल्टेंट फोर्स, दैट विल बी नोन एज बैलेंस्ड फोर्स, अदरवाइज इट विल नॉट बी कॉल्ड अ बैलेंस्ड फोर्स। क्लियर है गाइस। तो सेकंड अगर हम लोग अनबैलेंस्ड फोर्स का डेफिनेशन देते हैं, तो मैं इसको इरेज करता हूं, आप यहां से समझ ही गए होंगे, ये ऊपर वाला ही एग्जांपल है। ओके गाइस, तो अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए मैं इतना में डिफाइन करके लेकर के आपको चलता हूं। इतना पार्ट मैंने इरेज किया, ये पार्ट में रहने देता हूं स्टूडेंट्स। ओके, ये आप नोट कर लेना, इसके साथ साथ बैलेंस फोर्स के एग्जांपल में नोट कर लेना। तो अनबैलेंस्ड फोर्स का डिफाइन क्या मिल जाएगा स्टूडेंट्स, कि द फोर्स इज which resultant is not zero is called unbalanced force, जिसमें रिजल्टेंट जीरो नहीं हो। तो रिजल्टेंट जीरो नहीं हो तो उसको अनबैलेंस्ड फोर्स कहेंगे गाइस। तो इसमें क्या होगा कि सारे फोर्सेस का सम F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन, सारे फोर्सेस का सम मिला करके कोई ना कोई एक फोर्स बचेगा, जिस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। इसमें ये जीरो नहीं होगा। तो इस तरह के कंडीशन को कहा जाता है स्टूडेंट्स अनबैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स कहा जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो आई होप सो कि आपको बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स क्लियर हो गया होगा। अब फोर्स के अनदर टाइप्स पे चलते हैं, मूव करते हैं, जहां पे हम लोगों को स्टडी करना है कि फोर्स को कांटेक्ट के बेसिस पे कैसे बांटा गया। एंड कांटेक्ट के बेसिस पे स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट इज नोन एज द कांटेक्ट फोर्स एंड सेकंड वन इज नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो उनको अब मैं डिफाइन करता हूं। ओके, लेट इट इरेज नाउ। So again I have taken the heading forces, और इस बार जो क्लासिफिकेशन है वो कौन से बेसिस पे है बाबू, तो ऑन द बेसिस ऑफ कांटेक्ट के बेसिस पे इस बार हम लोग डिवीजन इसका कर रहे हैं, और डिवीजन करके इसको क्लासिफाई करके डिफाइन करने जा रहे हैं। तो कांटेक्ट के बेसिस पे जब डिफाइन करेंगे गाइस, तो इसका पहला टाइप हमें क्या मिलेगा, तो पहला टाइप हमें खुद मिलेगा, कांटेक्ट फोर्स ही मिलेगा। एंड सेकंड क्या मिलेगा गाइस, तो सेकंड मिलेगा नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो पहले कांटेक्ट फोर्स को अगर डिफाइन करें, तो कांटेक्ट फोर्स कैन बी डिफाइन एज द फोर्स विच एक्ट विद द कांटेक्ट ऑफ द बॉडी। एक ऐसा फोर्स जो दूसरे फोर्स के साथ
कांटेक्ट ले करके एक्ट हो रहा हो, देन दैट विल बी कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। ओके, तो आप कह सकते हो गाइस इसमें कि द फोर्स दैट एक्ट्स विद द टच ऑफ two bodies, one by which force is applied and other on which force is applied, ओके गाइस। तो यहाँ पे दो फोर्सेस कौन कौन सा होगा, एक वो बॉडी होगा जिस बॉडी के थ्रू फोर्स अप्लाई हो रहा है, एंड एक वो बॉडी होगा जिस पर फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो वो दोनों के दोनों बॉडी कांटेक्ट में रहेंगे, देन इट विल बी कॉल्ड अ कांटेक्ट फोर्स। ओके गाइस, तो कांटेक्ट फोर्स के भी कुछ टाइप्स थे हमारे। तो कांटेक्ट फोर्स के जो टाइप्स थे वो कौन कौन से थे देखिए। तो उसमें से पहला जो पार्ट था ए, वो था आपका मस्कुलर फोर्स। कौन सा फोर्स था गाइस, मस्कुलर फोर्स, जो हमारे मसल्स के थ्रू लगता है उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो स्क्रीन पे, साइड में मैंने रिप्रेजेंट किया है गाइस। ओके, तो मस्कुलर फोर्स डिफाइन करके कहा जा सकता है कि द फोर्स दैट एक्ट बाय our muscles is called the muscular force। ओके गाइस, जो हमारे मसल्स के थ्रू एक्ट होता हो उसको मस्कुलर फोर्स कहते हैं। आप देख लो कि साइड में मैंने पिक्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है। मसल से अप्लाई होने वाला फोर्स लिफ्ट करते समय भी हो सकता है, आप पेन से जब राइट कर रहे हो उस समय भी हो सकता है, बिकॉज आप मसल्स लगा करके इसको होल्ड किए हो। तो मसल्स वाले ये सारे फोर्सेस मस्कुलर फोर्स कहलाएंगे। ओके गाइस, आफ्टर दैट सेकेंड पार्ट इसका मूव करते हैं हम लोग, बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें क्या हो जाएगा, जो दो सरफेस के बीच एक्ट होता हो उसको फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो यू कैन से दैट द फोर्स दैट एक्ट्स बाय कांटेक्ट between two surfaces when they rub on each other। जब कोई दो बॉडी जो है बाबू एक दूसरे पे रब किया जाता है मतलब घिसा जाता है। तो घिसने के समय उस दोनों के लेयर के बीच, एक लेयर इसका एक लेयर उसका, उस दोनों के लेयर के बीच एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स। फॉर एग्जांपल, जब हम लोग अपना पैर चलते हैं तो जूतों से जो हमारा रोड पे फ्रिक्शन होता है, जूता का सरफेस और रोड का सरफेस जो कांटेक्ट में आता है, तो वहां पर वो कौन से फोर्स का एग्जांपल है, वो एग्जैक्टली हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का एग्जांपल है। ओके गाइस, यू कैन सी द एग्जांपल हियर आल्सो। यहाँ स्क्रीन पे भी मैंने एक एग्जांपल शेयर कर रखा है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सी टाइप पे इसका। तो इसका जो सी टाइप हम लोग लेते हैं वो लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स बाबू, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसको कहा जाता है, देखिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ग्रेविटी के अगेंस्ट लगता है। अगर कोई बॉडी नीचे फॉल कर रहा हो तो आप इसको कह सकते हो द फोर्स दैट एक्ट बाय एनी surface of table or other substance in upward direction to prevent falling is called नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके गाइस, तो जैसे देखो ये हमारा मार्कर है। अब मार्कर मैं ऐसे हाथ पे रख रहा हूं, तो अगर ऐसे मैं ऊपर से छोड़ूं इसको तो ये क्या होगा, ये नीचे जाकर के गिर जाएगा। बट मेरा यहाँ पे हाथ जो है बाबू, ये एक सरफेस की तरह एक्ट करके
इसको ऊपर की ओर उठाए रख रहा है। तो इस मार्कर पे इस समय ऊपर की ओर एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। दिस फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। यू कैन सी इट हियर ऑल्सो। टेबल के टॉप पे देखो एक बॉडी रखा हुआ है, तो टेबल के टॉप पे जो बॉडी रखा हुआ है उस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट हो रहा है। इसी फोर्स को हम क्या कहेंगे? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। और इस फोर्स के समय भी दोनों बॉडी जो है वो कांटेक्ट में है, ये ऊपर वाला बॉडी एंड ये नीचे वाला बॉडी जो फोर्स अप्लाई कर रहा है। ओके गाइस, तो दिस इज नोन एज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहेंगे। क्लियर है? तो हम लोग इस तरह से ये डिफाइन किए हम लोग कांटेक्ट फोर्स का। ये कुछ एग्जांपल है, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड द लास्ट वन एग्जांपल इज मैकेनिकल फोर्स। सबसे लास्ट एग्जांपल हमारा क्या आ जाता है यहाँ पे? मैकेनिकल फोर्स। तो मैकेनिकल फोर्स में क्या है बाबू? मैकेनिकल फोर्स में कोई भी मशीन या कोई भी मशीनरी टाइप का थिंग्स दो एक दूसरे के कांटेक्ट में होता है और एक दूसरे को पुल या पुश करता है। फॉर एग्जांपल हाउस कार्ट को आप देख लो। हाउस कार्ट में हाउस जो है कार्ट को जब पुल करता है, तो कार्ट को जब पुल करता है तो मैकेनिकली वो कांटेक्ट में है। उसके अलावा गाइज आप ये एग्जांपल समझ सकते हो, जो साइकिल होते हैं, साइकिल, मोटरसाइकिल, उसमें या फिर आपका जो चेन होता है वो चेन मशीनरी टाइप से कनेक्ट होता है पिछले वाले चक्के में, मशीनरी टाइप से। तो वो कनेक्टेड होता है पिछले वाले चक्के में। तो वो क्या करता है, जब आगे पैडल पे फोर्स लगाया जाता है तो पैडल के रोटेट होते ही पिछला वाला व्हील रोटेट होने लगता है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मैकेनिकल फोर्स। तो ये भी कांटेक्ट की वजह से वो चेन वहां वो कांटेक्ट बना रहा है पैडल से कहां तक का? पीछे के स्कोप तक का वो चेन जो है एक कांटेक्ट बना रहा है गाइस। तो यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा? एक कांटेक्ट फोर्स। So you can define the mechanical force as the force that acts due to contact with machinery parts। कोई मशीनरी पार्ट से कांटेक्ट होकर के अगर यहाँ पे फोर्स एक्ट हो रहा है देन दैट विल बी कॉल्ड मैकेनिकल फोर्स। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो मशीनरी चीजों के थ्रू होना चाहिए। ओके, जैसे आप ट्रैक्टर में भी देखते हो गाइस, तो ट्रैक्टर में क्या होता है कि एक कार्ट वाला पार्ट होता है ट्रैक्टर के अंदर, एक कार्ट वाला जिसपे बालू या ईटा रख करके लाया जाता है। ओके, एंड एक ट्रैक्टर का इंजन वाला पार्ट होता है। तो उस इंजन के पार्ट को कार्ट वाले पार्ट से कनेक्ट करते हैं। तो वहां पे वो जो कनेक्शन हुआ वो भी हमें कैसा शो करता है? मैकेनिकल फोर्स। कनेक्शन हुआ मतलब वहां भी एक कांटेक्ट फोर्स हुआ गाइस। तो कांटेक्ट फोर्स के ये सारे एग्जांपल्स हो जाते हैं हमारे। मस्कुलर फोर्स जो मसल्स के थ्रू होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो दो सरफेस के फ्रिक्शन के बीच होता है रब होने के समय, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो बॉडी पे अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है उसको लिफ्ट अप रखने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, एंड लास्ट वन इज मैकेनिकल फोर्स जो मशीनरी थिंग्स के थ्रू लगता है। ओके, एक दूसरे को पुल या पुश करने के लिए। जैसे ट्रेन्स में भी आप देखते हो कि पुल या पुश करने के लिए इंजन के थ्रू सारे वैगन्स कनेक्टेड होते हैं। तो सिंपली लाइकली दैट यहाँ पे ये मैकेनिकल फोर्स होगा। ओके गाइस, सो यू कैन टेक अ स्नैपशॉट ऑफ इट। हम अब इसको इरेज करते हैं। ओके गाइस, मैकेनिकल फोर्स भी आप समझ ही गए, तो मैं इसको इरेज करता हूँ। यू कैन टेक अ स्नैपशॉट और यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक। अब आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसके नॉन कांटेक्ट वाले फोर्स के एग्जांपल पे। सो हियर इज द सेकंड टाइप, दैट इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके गाइस, तो इट कैन बी डिफाइंड एज द फोर्स that acts on body without any contact is called non-contact force। ओके गाइस, तो विदाउट कॉन्टैक्ट के अगर कोई फोर्स एक्ट होता हो किसी भी बॉडी पे देन इट इज विल बी नोन एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, इसको नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे, दूर से ही एक्ट होता हो। तो जैसे गाइस मैंने आपको एग्जांपल दिया था मैग्नेट्स वगैरह का, तो मैग्नेट में आप क्या देखते हो कि वो दूर से ही किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को पुल करने लगता है या पुश करने लगता है। तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज नोन एज नॉन कांटेक्ट
फोर्स। तो इसके भी जो टाइप्स हैं उनको भी अब हम लोग देखना शुरू करते हैं वन बाय वन करके। तो नॉन कांटेक्ट का जो पहला टाइप था, ए टाइप जो था बाबू, वो था हमारा मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स ही हम सबसे पहले लेते हैं और इसको डिफाइन करते हैं। तो यू कैन सी दैट, इसको डिफाइन करके क्या कहा जा सकता है, द फोर्स दैट एक्ट बाय अ magnet due to its pole is called magnetic force। ओके गाइस, तो इस तरह के फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। इन फ्यूचर आगे चल करके आपको इसका एक फॉर्मूला भी पढ़ना है, F इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स को लिखेंगे तो इसको आप साइड में m लिख करके भी डिनोट कर सकते हो, एफ एम। ओके, तो F इंटू एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी। यहाँ पे Q चार्ज है गाइस, V वेलोसिटी है चार्ज का एंड B मैग्नेटिक फील्ड है। हालांकि इस फॉर्मूले पे उतना ध्यान मत दो, बिकॉज आप लोग को भी कोई फॉर्मूला कहीं पूछा जाने वाला नहीं है। ओके गाइस, तो यू कैन लीव इट एंड यू कैन ऑल्सो सी द एग्जाम्पल आई हैव शेयर्ड ऑन द स्क्रीन। मैग्नेटिक फोर्स का एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे शेयर किया है। नेक्स्ट है बाबू बी टाइप जो है हमारा, वो क्या हो जाएगा यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के बाद, तो उसके बाद हो जाएगा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जिस फोर्स से एक बॉडी दूसरे हेवनली बॉडीज को अट्रैक्ट करता है। ओके, तो इसमें हम लोग कर सकते हैं द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब कुछ भारी भरकम बॉडीज जो हम लोगों को हमारे सोलर सिस्टम में देखने को मिलता है। ओके बाबू, तो टू हेवनली बॉडीज ड्यू टू इट्स लार्ज मास is called gravitational force। Okay guys, and gravitational force का फॉर्मूला हो जाता है Fg is equal to कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर। अब ये भी अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या है टर्म्स। जैसे इसमें G जो है उसका वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसको जो है पढ़ेंगे क्लास 9th में आप। एंड m1 m2 क्या है बाबू, यहाँ पे मासेज ऑफ द बॉडी है, r क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द बॉडीज। ओके, यू कैन सी हियर साइड में आपको जो है दिखाया हुआ कि दो हेवनली बॉडीज जैसे अर्थ या मून या किसी भी तरह के बॉडीज हैं, अगर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो किस फोर्स से करेंगे। ओके, यू कैन सी द एग्जांपल ऑफ दैट। नेक्स्ट हम आपको मूव करते हैं सी पॉइंट पे। तो सी पॉइंट हमारा आ जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है एंड ये चार्जेस के बीच एक्ट होता है। किसके बीच होता है, चार्जेस के बीच। सो यू कैन से दैट हियर द फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन two charges, then it is called इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड बाबू इसका क्या एग्जांपल हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है। यहाँ पे K का वैल्यू हो जाता है 9 इंटू 10⁻9 ओके मीटर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ओके गाइस, तो इसके बारे में भी आप आगे के क्लास में पढ़ोगे, तो फार्मूला पे भी आप ज्यादा फोकस मत करो, आप सिंपली अभी इसका एग्जांपल समझो कि ये है क्या एंड कैसे एक्ट होता है। तो बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जैसे आप कॉम्ब को जो रब करते हो, तो कॉम्ब को रब करने के बाद आप देखते हो कि छोटे छोटे कागज के पार्टिकल्स के पास लाते हैं तो वो अट्रैक्ट होने लगता है। तो दैट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वहां पे कॉम्ब पे एक चार्ज जनरेट हो जाता है एंड दैट चार्ज हेल्प टू अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेज ऑफ द पेपर। ओके गाइस, सो वी कैन से दैट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि वहां पे चार्ज के बीच अट्रैक्शन या रिपल्शन हुआ है। ओके, सो क्लियर है अब आपको। यू कैन ऑल्सो टेक अ स्नैपशॉट फॉर दिस एंड देन आफ्टर हम लोग फिर आगे पॉइंट पे मूव करेंगे
और नहीं, अब आगे ऐसा करते हैं, रहने देते हैं आज इतना ही स्टूडेंट्स, ओके, बिकॉज अभी जो है ये सारा टाइप्स जो है हम लोग डिस्कस कर लिए। तो अब अगले वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फोर्स से रिजल्टेंट फोर्स को कैलकुलेट करना सीखेंगे कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, आज अभी हम लोग इतना ही पे रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट स्टडी करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए जो है आप घर पे ही सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, लॉकडाउन का समय है। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तब तक के लिए स्टूडेंट्स बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में।